मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कादरी साहब का, जमीर कादरी साहब का, कि उन्होंने मुझे मदद किया और औरंगाबाद को मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ। मैं आज से नहीं, ज़माने से औरंगाबाद आता रहता हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अलग अलग पार्टियों में रह कर आज इकट्ठा बैठे हैं। कहते हैं कि 60 सालों से सोई हुई है अपनी कौम, मैं आज उसको नींद से जगाने आया हूँ। तमाम कौमों ने तैयारी अपनी कर ली है, इस बात की मैं खबरदार करने तुमको आया हूँ। हजरत, उर्दू जर्नलिस्ट की बात है, मैं तो बहुत मुबारकबाद दूंगा जो लोग आज उर्दू में कुछ काम कर रहे हैं, चाहे मुशायरे हुए, उर्दू स्कूल हुए, उर्दू का जर्नलिज्म हुआ, उर्दू अखबारात हुए, क्योंकि उर्दू आज मुसलमान हो गई है। मेरी परसों एक आईएएस, मेरे एक यूपी के आईएएस अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उनसे बात हो रही थी। कहा अबू आसिम साहब, जितने उर्दू के इशार मुझे याद हैं उतने शायद आपको भी याद नहीं होंगे, लेकिन उर्दू मुसलमान हो गई है। उर्दू के साथ वो खुद कह रहे हैं कि उर्दू के साथ सौतेलापन हो रहा है। कोई भी शेर, कोई भी गजल, कोई भी मोहब्बत का कलाम, कोई भी अच्छी चीज उर्दू के बगैर शुरू हो ही नहीं सकती। आज मैंने जब शपथ लिया, जब पहली बार यहां चुन कर आया, जब मैं वहां पर हल्फ लेने गया तो मैंने हिंदी में शपथ लिया। तो सारा हंगामा जब देखा तो मध्य प्रदेश के एक हिंदी के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मेरा नंबर कहीं से ढूंढा और मुझे टेलीफोन किया, कहा कि मैं आपको शेर देना चाहता हूं। तो उन्होंने जो शेर मुझे दिया वो शेर सुनाता हूं आपको, कि जो हिंदी में शपथ ली है तो हंगामा है बरपा, जो हिंदी में शपथ ली है तो हंगामा है बरपा, और जो उर्दू में शपथ लेते तो शायद मर ही गए होते। हजरात, हम उस कौम के हैं जिसमें सुबह से शाम तक 5 बार अजान दी जाती है, और अजान दे के कहा जाता है कि आओ मस्जिद में नमाज पढ़ो इमाम के साथ, इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। और इमाम साहब जब नमाज शुरू करते हैं उसके पहले कहते हैं, भाई कंधे से कंधा मिला लो, कोई जगह बीच में खाली नहीं होना चाहिए। क्यों? आखिर वजह क्या है इसकी? मैं अपने घर में नमाज पढ़ सकता हूं, मेरा घर अच्छा है, मस्जिद में क्यों जाकर नमाज पढ़ना? उसका मतलब यही हुआ कि मस्जिद में जाओगे तो पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गली के लोग मिलेंगे, उनके हालचाल मिलेंगे, उनकी सारी चीज़ आपके सामने आएगी, तो शायद उनके साथ मिलकर उनके लिए कुछ काम किया जा सकता है। कंधे से कंधा मिलाकर मतलब भाई भाई में कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। इत्तेहाद, सुबह से शाम 5 बार अजान दे के इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितना इंतशार मेरी कौम में आज है, शायद किसी कौम में इतना इंतशार नहीं होगा। जब ये कह दिया गया कि अगर 2 लोग हैं एक को अमीर बना लो, 4 लोग हैं एक को अमीर बना लो, बगैर अमीर के कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारी पूरी कौम बगैर अमीर के, कोई इनका रहनुमा ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर। अगर सियासी रहनुमा की बात कहें तो जाने दीजिए, लेकिन आज हमारे लोग कोई भी किसी मजहबी रहनुमा को कोई मानने को तैयार नहीं। क्या होगा फिर इस कौम का? कह रहे हैं कि कोई हमारे पास कोई रहनुमा है ही नहीं, कि लगता है कि अब कोई दूसरा पैगंबर या फरिश्ता कोई पैदा होगा जिसकी कोई नमाज खजा नहीं होगी, जो कोई गुनाह उसने नहीं किया होगा। शायद हमारी कौम ऐसे लोगों को तलाश कर रही, वो पैदा होंगे तो वो रहनुमा बनेंगे, और अब वो होने वाला नहीं, इसलिए कोई रहनुमा बनने वाला नहीं। कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। हालात बहुत खराब है, बैठे हैं ये सब, हम सब असेंबली में हैं, हालात बहुत खराब है, यकीन जानिए। अभी परसों की बात है, एक पुलिस वाला गया एक होटल के अंदर, एक मुसलमान था, गलती किया था उसने, होटल चला रहा था, हुक्का। अब हुक्का कौन सा बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात हुक्का चलाना, हुक्के की होटल चलाना। चरस गांजा भी चलता है, शराब बिकता है, फहाशी होती है, नाच होता है। दाढ़ी वाला एक मुसलमान उसका मैनेजर था। पुलिस वाला बोला ये साले कुत्ते की जात है, उसको पकड़ा, का कपड़ा निकाल। उसने कहा साहब अब इतने यहां इतने लोग बैठे हैं, तो सारे मैं कपड़ा कैसे उतार सकता हूं? तो किचन में भागा, उसको किचन में जाकर बुलाकर उसका 2 पैंट शर्ट उतार के इतना मारा, उसको इतना मारा, मार के सड़क पे गाड़ी जीप में बैठा के लेके चला गया। कोई पुरसाने हाल नहीं। आपको याद होगा अच्छी तरह से, दिल्ली के अंदर देवबंद के एक मौलाना
जो देवबंद से मुंसलिक थे, बहुत ही मशहूर हस्ती, हवाई जहाज में बैठे दुबई जा रहे थे। जैसा बैठे आपके सामने कह रहा हूं, तो किसी का टेलीफोन आया तो उन्होंने कहा कि बस अभी 15 मिनट में जहाज उड़ेगा। घर वाले पूछते हैं ना भाई कि भाई अब्बा या भाई कहां पहुंचे, क्या हुआ, जहाज कब जा रहा है? तो कहा 15 मिनट में जहाज उड़ेगा। बगल में एक औरत बैठी थी, वो सीधा उठी और गई जाकर के स्टाफ को बताया कि मेरे बगल में जो दाढ़ी वाला मौलाना बैठा है ना, वो आतंकवादी है, और उसने अभी टेलीफोन पर किसी को बताया 15 मिनट में जहाज उड़ने वाला है। अब भाई साहब पूरी फोर्स आ गई, मौलाना को नीचे उतारा गया। वहां चिल्लाते रहे कि मेरे बेटे का फोन है, देख लो नंबर ये मैंने रखा है। कुछ नहीं, साला ले सीधा उठाया, पकड़ा, उसको केस बनाया, सीधा तिहाड़ जेल में। मौलाना तिहाड़ जेल चले गए। और उसके बाद चूंकि पूरा देवबंद के मदरसे का पूरा उनके पास ताकत थी, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ, लोग आए, तो 3 दिन के बाद चिदम्बरम ने जो इंटरफेयर किया तो उनको बुलाकर छोड़ा गया। एक दिन मैं जा रहा था इसी तरह जहाज में, मेरे दोस्त का फोन, आसिम भाई क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा जहाज 10 मिनट प्रस्थान करने वाला है। साला बोल दूंगा, साला मुझे अंदर कर देगा, मुझे कर दिया मतलब दिल छूटने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला ही नहीं है। तो ये हालत है आज मुल्क की। सब लोग शेर सुना रहे थे, मैंने भी एक शायर का शेर सुना, मुझे अच्छा लगा। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिस पर इतराते फिरते हो पुरखों की जागीरें हैं। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिस पर इतराते फिरते हो पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने लाकर किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। अजमेर से माले गांव तलक, अजमेर से माले गांव तलक वही नाम उभर कर आते हैं। अजमेर से माले गांव तलक वही नाम उभर कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे ही सर आते हैं। कितनी बार लड़ाई लड़ी गई सत्तार भाई, ये बहुत बड़ा जुर्म है हमारे साथ। और मेरा ये सब्जेक्ट है, मैंने अगर राजनीति शुरू की है तो मैं 1 साल तक बगैर किसी गलती के जेल में पड़ा रहा, और मैंने ये महसूस किया कि मैं करोड़ों और अरबों रुपए कमाकर एक बड़ा आदमी तो बनकर मर्सिडीज कार में घूम सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास कोई सियासी ताकत नहीं है तो एक मामूली खाकी वर्दी वाला मेरे घर में घुसकर बेइज्जत करके मुझे हाथ में हथकड़ी डालकर जूते मारता हुआ जेल में ले आकर बंद कर देगा। मैंने उसे कसम खाई कि बची हुई जिंदगी इंशाअल्लाह ताला कौम के नाम लिख दूंगा, मुझे किसी मंत्री बनने की जरूरत नहीं। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है, बगैर किसी गलती के। मैंने उस दिन तय किया कि मैं ये काम करूंगा, और वो दिन आज का दिन है। मेरे साथ लोग आए, बहुत लोग आए, कौम ने साथ दिया, लेकिन मेरा साथ छोड़कर चले गए। आए, सबने वादा किया लड़ाई लड़ेंगे, जिसके खिलाफ आवाज लगाया उसी के साथ जाकर के, पहले बाप मुझे बोला, बाद में अपने बाप का दूसरे को बाप बना लिया, बाप का नाम ही बदल दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो लड़ाई लड़ी जा रही है। कितनी बड़ी नाइंसाफी बताइए मुझे आप। बेगर कहते हैं कि जज साहब आप बैठे, आप हमने पूछूं आपसे, आप बताइए मुझे कि 1 लाख गुनहगार को सजा हो जाए, लेकिन एक बेगुनाहगार को सजा नहीं होना चाहिए। आपके सामने 3 केसेस हैं जो हम लोग बिल्कुल गर्म मामला चल रहा है। 2006 के 3 केसेस हैं, मालेगांव, औरंगाबाद और मुंबई का ब्लास्ट। जीआर निकाल दिया सरकार ने कि एक ही कोर्ट चलेगा। अभी के बजट में भी कई कोर्ट बनाने का ऑर्डर हुआ है, बजट पास हुआ है, लेकिन 1 कोर्ट और 2 कोर्ट और बना दोगे तो मुकदमे खत्म हो जाए तो क्या बुरी बात है? फांसी दो ना लोगों जिन्होंने किया है, मना कौन करता है? और अगर मुसलमान ने गलती किया है तो 1 बार की जगह 3 बार फांसी दो, क्योंकि इस्लाम कभी आतंकवाद का सबक नहीं सिखाता। हमने मदरसों में तालीम हासिल की है। मैंने उसने असेंबली में कहा था, स्कूल की तालीम के ऊपर राजेंद्र डाडा हिलते रहते, पता नहीं क्यों हमेशा वो नहीं, राजेंद्र डाडा एक है ना आपके शहर के, हाँ, वो हिलते ही रहते बेचारे, कुछ हिलने की बीमारी पता नहीं क्या उनको है, नहीं जानता क्या बीमारी, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, खानदानी अच्छा है। मैं बोला उनसे कि भाई आप स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, मदरसों के लिए क्या कर रहे हैं? मदरसे तो आतंकवादी के अड्डे हैं। अरे मैं बोला भाई कितने बहरे और गूंगे और ये अंधे लोग हैं जो मदरसों के बारे में गलत बातें करते हैं। अरे यही मदरसे वाले तो थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। कौन लोग थे उलमाए कराम? 60,000 उलमाए कराम। मदरसे वाले जो पगड़ी बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, जिनको आज आतंकवादी कहा जाता है, इन्हीं के यही लोग, इन्हीं के खानदान के लोग
उलमाए कराम ने इस मुल्क को आजाद कराया था। और एक वक्त आया था कि 60,000 उलमाए कराम को इस मुल्क में अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि ये इन मुसलमानों की जिद थी कि अंग्रेज इस मुल्क में आगे अपनी अंग्रेजियत को फरोग नहीं दे सकता, चाहे हम कत्ल भी कर दिए जाए तो क्या, लेकिन अंग्रेजों की अंग्रेजियत को हिंदुस्तान में फरोग नहीं होने दी। और आज उन्हीं मदरसों पे अभी उन्हीं मदरसों पर पाबंदी लाई जा रही है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो मैं कहता हूं मदरसों को फरोग दो, ताकि आपसी भाईचारगी, पड़ोसी अगर भूखा है और खाना आपके पास ज्यादा है और आपने भरपेट खाना खा लिया तो पढ़ो तो आप गुनहगार हो जाएंगे। ये मैसेज मदरसा ही देता है और कोई नहीं देता। मदरसे भाईचारगी का मैसेज मदरसा ही देता है, यही वही सिखाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों के साथ ज्यादती हो रही है। आज अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ एनजीओ को पैसे मिलते थे, वो उलमाए मौलानाओं को बुला करके उन बच्चों को जो झोपड़पट्टी में रहते उनको पढ़ा रहे थे। सरकार ने मना कर दिया, कहा नहीं मदरसों में नहीं, उनको स्कूल में भेजना पड़ेगा। याद रखिए, जानबूझकर मदरसों को बंद करवाना चाहते हैं, इसलिए कि इनको अच्छी तरह मालूम है कि यही इस्लाम के मानने वालों ने, दुनिया में दो बड़ी ताकत थी, एक अमेरिका और रशिया, जब रशिया टकराया तो रशिया को नेस्तनाबूद कर दिया इन्हीं मुसलमानों ने। और अमेरिका ने पूरी मदद किया था बिन लादेन को, हथियारों से क्या सारी चीजों से मदद किया था। जब लड़ाई अफगानिस्तान वालों की लड़ाई हो रही थी रशिया से, अमेरिका को मालूम है कि उनका जुल्म कब तक, आज नहीं तो कल, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल उनका नंबर आएगा। इसलिए पहले से मुसलमानों की सारी दरसगाहों को ये लोग बंद करवाना चाहते हैं। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी सरकारें आज जो हैं अमेरिका की कठपुतली बनी हुई हैं, घुटने टेक टेक करके अमेरिका की जय जयकार कर रही। खैर यहां कोई राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि अपनी मिल्लत और कौम के लोग हैं, इसलिए हम लोग अपनी बातें तो जरूर जहां वक्त मिला करना चाहिए। हमें इस मुल्क में दबे कुचलों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। नहीं, अभी काम बहुत बाकी थी, नहीं बोला मैंने सब। मेरी दुकान यहाँ का चलती, मेरी दुकान बम्बई में ज्यादा चलती है। मेरी दुकानदारी यहाँ चली नहीं पा रही, आप लोग चली नहीं दे रहे हो। अगर मेरे को एक दो दुकान चलाने में अच्छे मिल जाए तो मैं दुकानदारी यहाँ चलाने को तैयार हूँ। मैं कहा नहीं तैयार हूँ, लेकिन जब मैं वोट मांगने जाता हूँ, अब सुन लो बात, जब मैं वोट मांगने जाता हूं तो ऐसा तो कहेंगे कि भाई अगर किसी को वोट दिया तो बीजेपी से जीत कर आ जाएगी, लेकिन जब मैं लड़ता हूं ना तो बोले अबू आसिम को हराओ और देश को बचाओ। और आकर के सारे मंत्रियों को मेरे अभिमंडी बिठा देते हैं और मुझे 1600 से हराते हैं और सत्ता पार्टी के लोग 10,000 वोट से हारते हैं। मैं शिवसेना से भी खराब लगता हूं क्या आपको, बताइए। इसलिए दोस्तों चलो मजाक की बातें ये, लेकिन जहां तक उर्दू का सवाल है, यकीन जानिए उर्दू को उसका हक मिलना चाहिए मुल्क के अंदर। और हम लोगों को आज ये कम से कम उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सत्तार भाई उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ये तय करना पड़ेगा कि हम लोगों को उर्दू को महाराष्ट्र की दूसरी सरकारी जबान बनवाना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं अभी बीच में एक एप्लीकेशन लेकर गया, सत्तार भाई सुनो जरा बात सुनो सत्तार भाई। मैं अभी एप्लीकेशन लेकर गया मैं एक एप्लीकेशन लेकर गया होम मिनिस्टर के पास। मुमरा में दारू की दुकान मस्जिद के पास बन गई थी, उलमाए के नाम ने बड़ी फाइल बना के दिया, उसमें एक एप्लीकेशन उर्दू में लिखी हुई थी। अब आबा बोलते हैं ना उसको, आबा ने पलटी करना शुरू किया तो कहा हाई ये क्या है, मराठी बोला, मुझे मराठी आती थी यार, सीख रहा हूं, मैं सीख जाऊंगा जल्दी। तो मैंने कहा क्या है, मैंने कहा ये पढ़ो। कहा कौन सी जबान है, मैंने कहा ये पाकिस्तान की जबान है, हिंदुस्तान की जबान है, और इसी महाराष्ट्र के दक्कन से जो जबान पैदा हुई थी ना, वही जबान है ये। कहा मैं नहीं पढ़ सकता इसको। मैंने कहा नहीं पढ़ सकते, पढ़ो। कहा दूसरे लेटर दो, मराठी में लिख के दो। अब उर्दू को, तो मैंने कहा उर्दू है ये। कहा हमने हजारों स्कूल उर्दू के खोले हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा स्कूल हमारे यहाँ है और हम लोग उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा मगर आप उर्दू का एक खत नहीं पढ़ सकते और उर्दू को इतना प्रमोट कर रहे हैं। आप BA MA आप जो है PhD भी उर्दू में करवा दोगे, लेकिन उर्दू का एक खत नहीं पढ़ोगे। एक खत भेज देंगे उर्दू का किसी पुलिस स्टेशन में तो फाड़ के फेंक दिया जाएगा, होम मिनिस्टर के यहाँ ले जाएंगे तो फाड़ के फेंक दिया जाएगा। आज हमें ये ऐलान करना पड़ेगा कि जिस दिन हमारी ताकत मिलेगी हम महाराष्ट्र में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार अपने दोस्त जमीर कादरी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और कम से कम ये शाम आज औरंगाबाद की सुहानी हो जाए।